नमस्कार साथियों। आज हम लेके आए हैं मुंशी प्रेमचंद्र की एक ऐसी कहानी जो न्याय और पाखंड सामाजिक दंड के जाल को खोल कर रख देती है। इसका नाम है दंड। यह सिर्फ कहानी एक मैजिस्ट्रेट की नहीं है, बल्कि एक ऐसी झूठी ईमानदारी की है जो सत्ता के नाम पर रिश्वत को भी न्याय बना देती है। और एक ऐसे गरीब ब्राह्मण की जिसे झूठे केस में फंसाया गया है। उसे उम्मीद थी कि अदालत से उसे न्याय मिलेगा, लेकिन मिला क्या? आइए इस कहानी में देखते हैं। संध्या का समय था। कचहरी उठ गई थी। अलाकार और चपरासी जेबें खनखनाते हुए घर जा रहे थे। मेहतर कूड़े में टटोल रहा था कि शायद कहीं कुछ पैसे मिल जाएं। कचहरी में के बरामदों में साड़ू ने वकीलों की जगह ले ली थी। पेड़ों के नीचे मुहर्रिरों की जगह कुत्ते बैठे नजर आ रहे थे। इसी समय एक बूढ़ा आदमी फटे पुराने कपड़े पहने लाठी टेकता हुआ जंट साहब के बंगले में पहुंचा। साइबान में खड़ा हो गया। जंट साहब का नाम था मिस्टर सिन्हा। अर्दली जी ने दूर से ही ललकारा, कौन साइबान में खड़ा है, क्या चाहता है? बूढ़ा, गरीब ब्राह्मण हूँ भैया, साहब से भेंट करनी होगी। अर्दली, साहब तुम जैसों से नहीं मिलते। बूढ़े ने लाठी पे अकड़ कर कहा, क्यों? हम खड़े हैं या डाकू चोर हैं? हमारे मुंह पे कुछ लगा हुआ है? अर्दली, भीख मांगकर मुकदमा लड़ने आए होगे। बूढ़ा, तो क्या पाप किए हैं? अगर घर बेचकर मुकदमा नहीं लड़ते तो कुछ बुरा करते। यहाँ तो मुकदमा लड़ते लड़ते एक उम्र बीत गई, लेकिन घर का पैसा नहीं खर्चा। मियाँ की जूती मियाँ के सिर करते हैं। 10 भले मानसों से मांगकर एक एक को दिया, चलो छुट्टी हुई। गांव भर नाम से कांपता है। किसी ने जरा भी टिर पिर की और मैंने अदालत में दावा कर दिया। अर्दली, किसी बड़े आदमी से पाला नहीं पड़ा अभी? बूढ़ा, अजी कितने बड़ों बड़ों को बड़े घर भिजवा दिया। तुम किसके फेर में हो? हाई कोर्ट तक जाता हूँ सीधा। कोई मेरे मुंह क्या आएगा बेचारा। गांठ की तो कौड़ी नहीं जाती, फिर डरे क्यों? जिसकी चीज पे दांत लगाए हैं उसको अपना करके छोड़े हैं। सीधे न दिया तो अदालत में घसीट के लाएं और रगेद रगेद कर मारा। अपना क्या बिगड़ता है? तो साहब को इत्तला करते हो या मैं पुकारूं? अर्दली ने देखा कि यह आदमी टलने वाला नहीं है, तो जाकर साहब से उसकी इत्तला की। साहब ने हुलिया पूछा और खुश होकर कहा, फौरन बुला लो। अर्दली, हजूर बिल्कुल फटे हाल है। साहब, गुदड़ी में ही लाल होते हैं, जाकर भेज दो। मिस्टर सिन्हा अधेड़ आदमी थे, बहुत ही शांत, बहुत ही विचारशील, बातें बहुत कम करते थे। कठोरता और असभ्यता जो शासन के अंग समझी जाती हैं, उनको छू भी नहीं गई थी। न्याय और दया के देवता मालूम होते थे। निगाह ऐसी बारीक पाई थी कि सूरत देखने से ही आदमी पहचान जाते थे। दिल डॉग देवों का सा था और रंग रूप आबनूस का। आराम कुर्सी पे लेटे हुए पेचवान पी रहे थे। बूढ़े ने आकर सलाम किया। सिन्हा, तुम तो जगत पांडे हो, आओ बैठो। तुम्हारा मुकदमा तो बड़ा कमज़ोर है। भले आदमी जाल भी नहीं बना सकते। ऐसा ना कहें हजूर, गरीब आदमी हूँ, मर जाऊंगा। किसी वकील मुख्तार से सलाह भी ना ली। अब तो सरकार की शरण में आया हूँ। सरकार क्या मिसिल बदल देंगे या नया कानून गढ़ेंगे? तुम गच्चा खा गए। मैं कभी कानून के बाहर नहीं जानता, जानते हो ना। अपील से कभी मेरी तजवीज़ रद्द नहीं होती। जगत, बड़ा धर्म हो सरकार। सिन्हा के पैर में गिन्नियों की एक पोटली रखकर, बड़ा दुखी हूँ सरकार। सिन्हा मुस्कुराकर, यहाँ भी अपनी चालबाजी से नहीं चूकते, निकालो और भी। ओस की प्यास नहीं बुझती। भला दहाई तो तुम पूरा करो। जगत, बहुत तंग हूँ दिन बंधु। सिन्हा, डालते रहो कमर में हाथ, भला कुछ मेरे नाम की तो लाज रखो। जगत, लूट जाऊंगा सरकार। लूटे तुम्हारे दुश्मन। जो इलाका बेचकर लड़ते हो, तुम्हारे जजमानों का भगवान भला करे। तुम्हें किस बात की कमी है? मिस्टर सिन्हा इस मामले में जरा भी रियायत न करते। जगत ने देखा कि काइयापन से काम नहीं चलेगा, तो चुपके से 5 किन्नियाँ निकाली, लेकिन उन्हें मिस्टर सिन्हा के पैरों में रखते समय उसकी आंखों से खून निकल आया। यह उसकी बरसों की कमाई थी। बरसों पेट काटकर, तन जलाकर, मन बांधकर, झूठी गवाहियाँ देकर उसने यह धाती संचय की थी। उसके हाथ से निकलना मतलब प्राण निकलने से कम दुखदाई न था।
जगत पांडे के चले जाने के बाद कोई 9 बजे रात को जंट साहब के बंगले पे एक तांगा आकर रुका और उस पे से पंडित सत्यदेव उतरे, जो राजा साहब के शिवपुर के मुख्तियार थे। मिस्टर सिन्हा ने मुस्कुराकर कहा, आप शायद अपने इलाके के गरीबों को रहने न देंगे, इतना जुल्म। सत्यदेव, गरीब परवर, यह कहिए कि गरीबों के मारे अब इस इलाके में हमारा रहना मुश्किल हो गया है। आप जानते हैं, सीधी उंगली घी नहीं निकलता, जमींदार को कुछ न कुछ सख्ती करनी पड़ती है। मगर अब यह हाल है कि हमने जरा चू भी की तो इन गरीबों की त्योरी बदल जाती है। सब मुफ्त में ज़मीन जोतना चाहते हैं, लगान चाहिए तो फौजीदारी का दावा करने को तैयार। अब इसी जगत पांडे को देखिए, गंगा कसम हुजूर, सरासर झूठा दावा है। हुजूर से कोई बात छिपी हो तो बताइए। अगर जगत पांडे ने यह मुकदमा जीत लिया तो हमें बोरिया बांधना छोड़ना पड़ेगा। अब हुजूर ही बसाएं तो बच सकते हैं। राजा साहब ने हुजूर को सलाम किया और अर्ज की है कि इस मामले में जगत पांडे की ऐसी खबर लें कि वह याद रखे। मिस्टर सिन्हा भी भौवें सिकोड़कर कहें, कानून मेरे घर का तो नहीं बनता ना। सत्यदेव, हुजूर आपके हाथ में सब कुछ है। यह कह के गिन्नियों की एक गड्डी निकालकर मेज पे रख दी। मिस्टर सिन्हा ने गड्डी की ओर आंखों से गिनकर कहा, यह मेरी तरफ से राजा साहब की नज़र में दे दीजिएगा। आखिर आप कोई वकील तो करेंगे ही, उसे क्या दीजिएगा। सत्यदेव, यह तो हुजूर के हाथ में है, जितनी ही पेशी होगी उतना ही खर्च भी बढ़ेगा। सिन्हा, मैं चाहूँ तो महीनों अटका सकता हूँ। सत्यदेव, हाँ, इसमें कौन इनकार कर सकता है। सिन्हा, 5 पेशियाँ हुई तो आपके कम से कम 1000 उड़ जाएंगे। आप यहाँ पर उसका आधा तो पूरा कर दीजिए। एक ही पेशी में वारा न्यारा हो जाएगा, आधी रकम बच जाएगी। सत्यदेव ने 10 गिन्नियाँ और निकालकर मेज पे रख दी और घमंड के साथ बोला, हुकुम हो तो राजा साहब से कह दूं कि आप इत्मीनान रखिए, साहब की कृपा दृष्टि हो गई है। मिस्टर सिन्हा तीव्र स्वर में कहें, जी नहीं, यह कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी शर्त पर यह रकम नहीं ले रहा हूँ। मैं कहूँगा वही जो कानून की मंशा होगी। कानून के खिलाफ जौ भर भी नहीं जा सकता, यह मेरा उसूल है। आप लोग मेरी खातिर करते हैं, वह आपकी शराफत है। मैं इसे अपना दुश्मन समझूंगा जो मेरे ईमान को खरीदना चाहता है। मैं जो कुछ लेता हूँ सच्चाई का इनाम समझकर लेता हूँ। जगत पांडे को पूरा विश्वास था कि मेरी जीत होगी, इसलिए तजवीज़ सुनी तो होश उड़ गए। दावा खारिज हो गया, उस पर खर्च की चपत अलग। मेरे साथ यह चाल, अगर लाला साहब को इसका मज़ा न चखा दिया तो ब्राह्मण नहीं हैं किस फेर में है, सारा रोब भुला दूंगा। यहाँ गाढ़ी कमाई के रुपए हैं, कौन पचा सकता है। हाड़ फोड़ कर निकालूंगा, द्वार पर सिर पटक पटक के मर जाऊंगा। उसी दिन संध्या को जगत पांडे ने मिस्टर सिन्हा के बंगले के सामने आसन जमा दिया। वहाँ बरगद का एक घना वृक्ष था। मुकदमे वाले वहाँ सत्तू चबैना खाते और दोपहरी उसी छां में कटवाते थे। जगत पांडे उनसे मिस्टर सिन्हा की दिल खोल कर निंदा करता, न कुछ खाता न पीता, बस लोगों से अपनी राम कहानी सुनाया करता। जो सुनता वह जंट साहब को 4 खरी खोटी कहता। आदमी नहीं पिशाच है, इससे तो ऐसी जगह मारो जहाँ पानी न मिले। रुपए के रुपए लिए, ऊपर से खर्चे समेत डिग्री कर दी। यही करना था तो रुपए काहे को निगले थे। यह है हमारे भाई बंदों का हाल, यह अपने कहलाते हैं, इनसे अच्छे तो अंग्रेज ही थे। इस तरह की आलोचना दिन भर हुआ करती थी। जगत पांडे के आसपास 8 पहर जमघट लगा रहता था। इस तरह 4 दिन बीत गए और मिस्टर सिन्हा के कानों में भी बात पहुंच गई। अन्य रिश्वती कर्मचारियों की तरह वह भी हेकड़ आदमी थे। जब वह कानून से जौ भर भी न टलते थे तो उन पर रिश्वत का संदेह कोई क्यों ही करेगा, और क्या करता भी उसकी मानता कौन। ऐसे चतुर खिलाड़ी के विरुद्ध कोई जाब्ते की कार्रवाई कैसे होती। मिस्टर सिन्हा अपने अफसरों से भी खुशामद का व्यवहार न करते, इससे हुक्काम भी उनका बहुत आदर करते थे। मगर जगत पांडे ने वह मंत्र मारा था जिसका उसके पास कोई उत्तर न था। ऐसे बागड़ आदमी से आज तक उनका सबक नहीं पड़ा था। अपने नौकरों से पूछते हैं, बुढ़ा क्या कर रहा है। नौकर लोग अपनापन जताने के लिए झूठ में पूल बांध देते। हुजूर कहता था भूत बनकर लगूंगा, मेरी वेदी बने तो सही, जिस दिन मरूंगा उस दिन से 100 जगत पांडे होंगे। मिस्टर सिन्हा पक्के नास्तिक थे, लेकिन ये बातें सुनकर संशय हो जाते थे और उनकी पत्नी तो थर थर कांपने लगती। वह नौकरों से बार बार कहती, उससे जाकर पूछो क्या चाहता है।
जितना रुपया चाह ले हम उससे दे देंगे। लेकिन मिस्टर सिन्हा आदमियों के इशारे से मना करते थे। उन्हें अभी तक यह आशा थी कि भूख प्यास से व्याकुल होकर बुढ़ा चला जाएगा। इससे अधिक भय यह था कि अगर जरा भी नरम पड़ा तो नौकरों ने मुझे उल्लू बनाया। छठे दिन मालूम हुआ कि जगत पांडे अबोल हो गया है। उससे हिला तक नहीं जाता, चुपचाप पड़ा आकाश की ओर देखता रहता है। शायद आज रात को दम निकल जाए। मिस्टर सिन्हा ने लंबी सांस ली और गहरी चिंता में डूब गए। पत्नी ने आंखों से आंसू बहाकर कहा, तुम्हें मेरे सिर की कसम, जाकर किसी तरह इस बला को टालो। बुढ़ा मर गया तो हम कहीं के न रहेंगे। अब रुपए का मुंह मत देखो, 2-4 हजार भी देने पड़े तो देकर इसे मनाओ। तुमको जाते शर्म आती है तो कहो मैं चली जाऊं। सिन्हा, जाने का इरादा तो मैं भी कई दिन से कर रहा हूँ, लेकिन जब देखता हूँ वहाँ भीड़ लगी रहती है, इससे हिम्मत नहीं पड़ती। सब आदमियों के सामने तो मुझे ना जाया जाएगा, चाहे कितनी भी बड़ी आफत क्यों ना आ जाए। तुम 2-4 हजार की कहती हो, मैं 10-5 हजार देने को तैयार हूँ, लेकिन वहाँ से वो जाए तो न जाने किस बुरी साइट में मैंने इसके रुपए लिए थे। जानता कि यह इतना फिसाद खड़ा करेगा तो फाटक में घुसने ही नहीं देता। देखने से ही ऐसा सीधा मालूम होता था जैसे गऊ है। मैंने पहली बार आदमी पहचानने में धोखा खाया है। पत्नी, तो मैं ही चली जाऊं? शहर की तरफ से आऊंगी तो सब आदमियों को हटा के अकेले में बात करूंगी। किसी को खबर न होगी कि कौन है। इसमें कोई हरज नहीं है। मिस्टर सिन्हा ने संदिग्ध भाव में कहा, ताड़ने वाले तो ताड़ ही जाएंगे, चाहे तुम कितनी ही छिपाओ। पत्नी, ताड़ जाएं तो ताड़ जाएं, अब किससे क्या डरूं? बदनामी अभी क्या कम हो रही है, सो और हो जाएगी। सारी दुनिया जानती है कि तुमने रुपए लिए। यूं ही कोई किसी पर प्राण नहीं देता। अब व्यर्थ में ऐठ क्यों करो? मिस्टर सिन्हा अब मर्म वेदना को न दबा पाए। बोले, प्रिय, यह व्यर्थ में ऐठ नहीं। चोर को अदालत में बेत खाने से उतनी लज्जा नहीं आती, स्त्री को कलंक से उतनी लज्जा नहीं आती जितना किसी हाकिम को अपने रिश्वत का पर्दा खुलने पर आता है। वो जहर खा के मर जाएगा पर संसार के सामने अपना पर्दा न खोलेगा। अपना सर्वनाश देख लेगा पर यह अपमान नहीं सह सकता। जिंदा खाल खिंचाने या कोल्हू में पेरे जाने के सिवा कोई स्थिति नहीं है जो उसको अपना अपराध स्वीकार करा सके। इसका तो मुझे जरा भी भय नहीं है कि ब्राह्मण भूत बनकर हमको सताएगा या हमको उसकी वेदी बनाकर पूजनी पड़ेगी। यह भी जानता हूँ कि पाप का दंड भी बहुधा नहीं मिलता, लेकिन हिंदू होने के कारण संस्कारों की संख्या कुछ न कुछ बनी हुई है। ब्राह्मण हत्या का कलंक सिर पर लेते हुए आत्मा कांपती है। बस इसी बात का है। मैं आज रात को मौका देखकर जाऊंगा और इस संकट को काटने के लिए कुछ न कुछ करूंगा। आधी रात बीत चुकी थी। मिस्टर सिन्हा घर से निकले और अकेले जगत पांडे को मनाने चले। बरगद के पेड़ के नीचे बिल्कुल सन्नाटा था। अंधेरा ऐसा था मानो निशा देवी यहीं शयन कर रही हो। जगत पांडे की सांसें जोर जोर से चल रही थी, मानो मौत जबरदस्ती घसीटे लिए जाती हो। मिस्टर सिन्हा के रोए खड़े हो गए। बुढ़ा कहीं मर तो नहीं गया? जेबी लालटेन निकाली और जगत के समीप जाकर बोले, पांडे जी, कहो क्या हाल है? जगत पांडे ने आंखें खोल कर देखा और उठने का असफल चेष्टा करते हुए बोला, मेरा हाल पूछते हो? देखते नहीं हो मर रहा हूँ। सिन्हा, तो इस तरह क्यों प्राण देते हो? जगत, तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं क्या करूँ? सिन्हा, मेरी तो यही इच्छा नहीं है। हाँ, अलबत्ता मेरा सर्वनाश करने के लिए तुम तुले हुए हो। आखिर मैंने तुम्हारे 150 रुपये ही तो लिए हैं। इतने ही रुपए के लिए तुम इतना बड़ा अनुष्ठान कर रहे हो? जगत, 150 रुपये की बात नहीं है जो तुमने मुझे मिट्टी में मिला दिया। मेरी डिग्री हो गई होती तो मुझे 10 बीघे ज़मीन मिल जाती और सारे इलाके में नाम हो जाता। तुमने मेरे 150 नहीं 5,000 बिगाड़ दिए, पूरे 5,000। लेकिन यह घमंड न रहेगा, याद रखना, कह देता हूँ, सत्यानाश हो जाएगा। इस अदालत में तुम्हारा राज्य है, लेकिन भगवान के दरबार में विप्रों का ही राज्य होता है। विप्र का धन लेकर कोई सुखी नहीं रह सकता। मिस्टर सिन्हा को बहुत खेद और लज्जा प्रकट हुई। बहुत अनुनय विनय से काम लिया और अंत में पूछा, सच बतलाओ पांडे, कितने रुपए पा जाओगे तो अनुष्ठान छोड़ दोगे? जगत पांडे जोर लगाकर उठ के बैठे और बड़ी उत्सुकता से बोले, 5,000 से एक कौड़ी कम न लूँगा। सिन्हा, 5,000 तो बहुत होते हैं, इतना जुल्म ना करो। जगत, नहीं, इससे कम न लूँगा। यह कहकर जगत पांडे फिर लेट गया।
उसने ये शब्द इतने निश्चयात्मक भाव से कहा था कि मिस्टर सिन्हा को कुछ कहने का साहस न हुआ। रुपए लाने के लिए घर चले, लेकिन घर पहुँचते पहुँचते नीयत बदल गई। 150 के बदले 5000 देते हुए कलक मालूम हुआ। मन में कहा, मरता है तो मर जाने दो। कहाँ की ब्राह्मण हत्या और कैसा पाप, यह सब पाखंड है, बदनामी न होगी। सरकार मुजालिम तो यूं ही बदनाम होते हैं, ये कौन सी नई बात है। बचाव कैसे उठे कैसे बैठे, समझा होगा। फंसा उल्लू। अगर 6 दिन के उपवास करने से 5000 मिले तो मैं महीने में कम से कम 5 मर्तबा यह अनुष्ठान कर लूँगा। 5000 नहीं, मुझे कोई 1000 ही दे दे। यहाँ तो महीने भर नाक रगड़ता हूँ, तब जाके 600 रुपये के दर्शन होते हैं। नोच खसोट से भी शायद किसी महीने इससे ज़्यादा मिल जाता हो। बैठा यह राग देख रहा होगा, लेगा मुझसे पैसे, मुंह मीठा हो जाएगा। वह चारपाई पे लेटना चाहते थे। उनकी पत्नी आकर खड़ी हो गई। उनके सिर के बाल खुले हुए थे, आंखें सहमी हुई रह रह के काँप उठती थीं। मुंह से शब्द न निकलता था। बड़ी मुश्किल से बोली, आधी रात तो हो गई होगी, तुम जगत पांडे के पास चले जाओ। मैंने अभी ऐसा बुरा सपना देखा कि मानो अभी तक कलेजा धड़क रहा है, जान संकट में पड़ी हुई है। जाके किसी तरह उसे टालो। मिस्टर सिन्हा, वहीं से तो चला आ रहा हूँ, मुझे तुमसे ज़्यादा फिक्र है। अभी आकर खड़ा ही हुआ था कि तुम आ गई। पत्नी, अच्छा तो तुम गए थे, क्या बात हुई, राजी हुआ? 5000 रुपये मांगता है। 5000? कौड़ी कम नहीं कर सकता? मेरे पास इस वक्त 1000 से ज़्यादा नहीं होंगे। पत्नी ने एक क्षण सोचकर कहा, जितना मांगता है उतना दे दो, किसी तरह गला तो छूटे। तुम्हारे पास रुपए ना हो तो मैं दे दूंगी। अभी से सपने दिखाई देने लगे हैं, मेरा तो प्राण कैसे बचेगा। बोलता चलता है ना। मिस्टर सिन्हा, अगर आबनूस तो उनकी पत्नी चंदन, सिन्हा उनके गुलाम थे। पत्नी जी भी पति शासन में कुशल थी। सौंदर्य और अज्ञान में अपवाद। सुंदरी कभी भोली नहीं होती, वह पुरुषों के मर्म स्थल पे आसन जमाना जानती है। सिन्हा, तो ले आओ, देते आओ, लेकिन आदमी बड़ा चमगड़ है, कहीं रुपए लेकर सबको दिखलाता ना फिरे। पत्नी, इसको यहाँ से इसी वक्त भागना होगा, तो निकालो, दो, दे आऊं। जिंदगी में ये बात भी याद रहेगी। पत्नी ने अविश्वास भाव से कहा, चलो मैं भी चलती हूँ, इस वक्त कौन देखता है। पत्नी से अधिक पुरुष के चरित्र का ज्ञान किसी और को नहीं होता। मिस्टर सिन्हा की मनोवृत्तियाँ उनकी पत्नी जी खूब जानती थीं। कौन जाने रास्ते में रुपए कहीं छिपा दे और कह दे कि ले दे आए, या कहने लगे रुपए लेकर भी वो नहीं टला तो मैं क्या करूं। जाकर संदूक से नोटों के पुलिंदे निकाले और चादर में छिपाकर मिस्टर सिन्हा के साथ चल दें। सिन्हा के मुंह में झाड़ू सी फिरी थी, लालटेन लिए पछताते चले जाते थे। 5000 रुपये निकले जा रहे हैं, फिर इतने रुपए कब मिलेंगे कौन जानता है। इससे तो अच्छा था कि दुष्ट मर ही जाता, भला से बदनामी होती। कोई मेरी जेब से थोड़ी रुपए छीन लेता, ईश्वर करे कि मर गया हो। अभी तक दोनों आदमी फाटक तक ही गए थे कि देखा जगत पांडे लाठी टेकता हुआ चला आ रहा है। उसका स्वरूप इतना डरावना था कि मानो शमशान से कोई मुर्दा भागता हुआ आ रहा हो। उनको देखते ही जगत पांडे बैठा और हाफता हुआ बोला, बड़ी देर हुई लाने में। पत्नी जी बोली, महाराज हम तो आ ही रहे थे, तुमने क्यों कष्ट किया, रुपए लेकर सीधे घर चले जाओगे ना। हाँ हाँ, सीधा घर चला जाऊंगा। कहाँ है रुपए, देखूं। पत्नी जी ने नोटों का पुलिंदा बाहर निकाला और लालटेन दिखाकर बोली, गिन लो, पूरे 5000 रुपये हैं। पांडे ने पुलिंदा लिया और बैठकर उसे उलट पुलट कर देखने लगा। उसकी आंखें एक नए प्रकाश से चमकने लगी। हाथों में नोटों का तौलता हुआ बोला, पूरे 5000 हैं। पत्नी, पूरे गिन लो। जगत, 5000 में 2 टोकरी भर जाएगी। हाथों से बताकर इतने सारे हुए 5000। सिन्हा, क्या अब भी तुम्हें विश्वास नहीं किया जाता। जगत, हैं पूरे 5000। अब मैं जाऊं, भाग जाऊं। यह कहकर वह पुलिंदा लिए कई कदम लड़खड़ाता हुआ चला जैसे कोई शराबी, और तब धम से जमीन पर गिर पड़ा। मिस्टर सिन्हा लपक कर उसे उठाने के लिए दौड़े तो देखा कि आंखें पथरा गईं और मुंह पीला पड़ गया। बोले, पांडे पांडे, क्या कहीं चोट आ गई क्या।
पांडे ने एक बार मुंह खोला जैसे मरती हुई चिड़िया सिर लटकाकर चोंच खोल देती है। जीवन का अंतिम धागा भी टूट गया। ओठ खुले और नोटों का पुलिंदा छाती पर रखा हुआ था। इतने में पत्नी जी भी आ पहुंची और शव को देख के चौंक पड़ी। पत्नी, इसे क्या हो गया? सिन्हा, मर गया, और क्या होगा? पत्नी सिर पटक कर, मर गया? हाय भगवान, अब कहाँ जाऊं? यह कहकर वह बंगले की ओर तेजी से चली। मिस्टर सिन्हा भी नोटों का पुलिंदा शव की छाती पर से उठा लिए और चले। पत्नी, ये रुपए अब क्या होंगे? सिन्हा, किसी धर्म कार्य में दे दूंगा। पत्नी, घर में मत रखना, खबरदार। हाय भगवान। दूसरे दिन सारे शहर में खबर मशहूर हो गई। जगत पांडे ने जंट साहब पर जान दे दी। उनका शव उठा तो हजारों आदमी साथ थे। मिस्टर सिन्हा को खुल्लम खुल्ला गालियां दी जा रही थी। संध्या का समय मिस्टर सिन्हा कचहरी से आकर मन मारे बैठे थे। नौकरों ने आकर कहा, सरकार, हमको छुट्टी दी जाए, हमारा हिसाब कर दीजिए। हमारी बिरादरी के लोग धमकाते हैं कि तुम जंट साहब के यहाँ नौकरी करोगे तो हुक्का पानी बंद कर देंगे। सिन्हा ने झल्लाकर कहा, कौन धमकाता है? कहार। किसका नाम बताया जाए सरकार? सभी तो कह रहे हैं। रसोइया, हुजूर, मुझे भी लोग धमकाते हैं कि मंदिर में घुसने ना पाओगे। सिन्हा, 1 महीने की नोटिस दिए बगैर तुम कहीं नहीं जा सकते हो। साइस, हुजूर, बिरादरी से बिगाड़ करके हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारा आज से इस्तीफा है, हिसाब जब चाहे कर दीजिएगा। मिनिस्टर सिन्हा ने बहुत धमकाया, फिर दिलासा देने लगे, लेकिन नौकरों ने एक न सुनी। आध घंटे तक सबों ने अपना अपना रास्ता ले लिया। मिस्टर सिन्हा के दांत पीस कर रह गए, लेकिन हाकिमों का अपना काम कब रुकता है। उन्होंने उसी वक्त कोतवाली को खबर दी और नए आदमी बेगार पर पकड़ आए। काम चल निकला। उसी दिन मिस्टर सिन्हा और हिंदू समाज से खींचतान शुरू हो गई। धोबी ने कपड़े धोना बंद कर दिया। ग्वाले दूध लाने में आनाकानी करने लगे। नाई ने हजामत बनानी छोड़ दी। इन विपत्तियों पर पत्नी जी का रोना धोना और भी गजब का था। इन्हें रोज भयंकर स्वप्न दिखाई देते थे। रात को एक कमरे से दूसरे कमरे जाते प्राण निकल जाती थी। किसी की जरा भी सिर दुखता तो मानो कहीं जान समा न जाए। सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि अपने संबंधियों ने भी आना जाना छोड़ दिया था। एक दिन साले आए थे मगर बिना पानी पिए चले गए। इसी तरह एक दिन बहनोई का आगमन हुआ, उन्होंने पान तक न खाया। मिस्टर सिन्हा बड़े धैर्य से यह सारा तिरस्कार सहे जा रहे थे। अब तक उनकी आर्थिक हानि न हुई थी। गरज के बावले झक मारकर आते ही थे और नजराना मिलता ही था। फिर विशेष चिंता की कोई कारण न था। लेकिन बिरादरी से बैर करना पानी में रह के मगर से बैर करने के बराबर है। कोई न कोई ऐसा अवसर आ ही जाता है जब आपको बिरादरी के सामने सिर झुकाना पड़ता है। मिस्टर सिन्हा को भी साल के अंदर ही ऐसा अवसर आ पड़ा। यह उनकी पुत्री का विवाह था। यही वह समस्या है जो बड़े बड़े हेकड़ों का घमंड चूर चूर कर देती है। आप किसी के आने की परवाह न करें, हुक्का पानी भोज भात मेल जोल किसी बात की परवाह न करें, मगर लड़की का विवाह तो न टालने वाली बला है। उससे बचकर आप कहाँ जाएंगे? मिस्टर सिन्हा को भी इसी बात का दगदगा तो पहले से ही था कि त्रिवेणी के विवाह में बाधाएं पड़ेंगी, लेकिन उन्हें विश्वास था कि द्रव्य की अपार शक्ति इस मुश्किल से उनको बचा लेगी। कुछ दिनों तक उन्होंने जानबूझकर टाला कि शायद इस आंधी का जोर कुछ कम हो जाए, लेकिन अब त्रिवेणी का 16वां साल समाप्त हो गया था और टाल मटोल की गुंजाइश न थी। संदेशे भेजने लगे, लेकिन जहाँ संदेशिया जाता वहाँ से जवाब मिलता, हमें मंजूर नहीं है। जिन घरों में साल भर पहले उनका संदेशा पाकर लोग भाग्य को सहारते, वहाँ से अब सूखा जवाब मिलता है कि हमें मंजूर नहीं है। मिस्टर सिन्हा धन का लोभ देते, जमीन नज़र करने को कहते, लड़के को विलायत भेजकर उचित शिक्षा दिलाने का प्रस्ताव करते, किंतु उनकी सारी आयोजनाओं का जवाब मिलता कि हमें मंजूर नहीं है। ऊंचे घराने का यह हाल देखकर मिस्टर सिन्हा उन घरानों में संदेश भेजने लगे जिनके हाथ पहले ही बैठकर भोजन करने में उन्हें संकोच होता था, लेकिन वहाँ भी वही जवाब मिलता कि हमें मंजूर नहीं है। यहाँ तक कि कई घरों में वह खुद दौड़ कर गए, लेकिन मिन्नतें की, फिर यही जवाब मिला कि हमें मंजूर नहीं है। शायद बहिष्कृत घरानों में उनका संदेश स्वीकार कर लिया जाता, पर मिस्टर सिन्हा जानबूझकर मक्खी को नहीं निगल सकते थे। ऐसे लोगों से संबंध न करना चाहते जिनका बिरादरी में कोई स्थान ही ना हो। इस तरह 1 वर्ष बीत गया। मिसेस सिन्हा चरपाई पे पड़ी कहार रही थी। त्रिवेणी भोजन बना रही थी और मिस्टर सिन्हा पत्नी के पास चिंता में डूबे बैठे हुए थे।
उनके हाथ में एक खत था। बार बार उसे देखते और कुछ सोचने लगते। बड़ी देर बाद रोहिणी ने आंखें खोली और बोली, अब न बचूंगी। पांडे मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। हाथ में कैसा कागज है? सिन्हा, यशोदानंद के पास से खत आया है। पाजी को यह खत लिखते हुए शर्म नहीं आती। मैंने इसकी नौकरी लगाई, इसकी शादी करवाई और आज इसका मिजाज इतना बढ़ गया है कि अपने छोटे भाई की शादी मेरी लड़की से करना पसंद नहीं करता। अभागे के भाग खुल जाते। पत्नी, भगवान अब ले चलो, यह दुर्दशा नहीं देखी जाती। अंगूर खाने का जी चाहता है, मंगवाएं कि नहीं? सिन्हा, मैं जाकर खुद लेकर आता हूँ। यह कहकर उन्होंने तस्तरी में अंगूर भरकर पत्नी जी के पास रख दिए। वह उठाकर खाने लगती हैं। जब तस्तरी खाली हो गई तब बोलती हैं, अब किसके यहाँ संदेशा भेजोगे? सिन्हा, किसके यहाँ बताऊँ? मेरी समझ में तो अब कोई ऐसा आदमी नहीं रह गया। ऐसी बिरादरी में रहने से तो हजार अच्छा है कि बिरादरी के बाहर रहूं। मैंने एक ब्राह्मण से रिश्वत ली, इससे मुझे इनकार नहीं। लेकिन कौन रिश्वत नहीं लेता? अपने गांव पर कोई नहीं चूकता। ब्राह्मण यदि खुद ईश्वर ही क्यों न हो, रिश्वत खाने वाले उन्हें भी चूस लेते हैं। रिश्वत देने वाला अगर निराश होकर अपने प्राण दे देता है तो मेरा क्या अपराध है? अगर कोई मेरे फैसले से नाराज होकर जहर खा लेता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? इस पर भी मैं प्रायश्चित करने को तैयार हूँ। बिरादरी जो दंड दे मुझे स्वीकार करना ही होगा। सबसे यह कह चुका हूँ कि मुझसे जो प्रायश्चित चाहो करा लो, पर कोई नहीं सुनता। दंड अपराध के अनुकूल होना चाहिए, नहीं तो यह अन्याय है। अगर किसी मुसलमान का छुआ भोजन करने के लिए बिरादरी मुझे काला पानी भेजना चाहे तो मैं उसे कभी नहीं मानूंगा। फिर अपराध अगर मेरा है तो मेरी बेटी का क्या अपराध है? मेरे अपराध के लिए मेरी बेटी को क्यों दंड दिया जा रहा है? पत्नी, मगर क्या करोगे? कोई पंचायत क्यों नहीं करते? सिन्हा, पंचायत में भी तो वही बिरादरी के मुखिया लोग होंगे। उनसे मुझे न्याय की आशा नहीं है। वास्तव में यह तिरस्कार का कारण ईर्ष्या है। मुझे लोग देखकर जलते हैं और इसी बहाने मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। मैं इन लोगों को खूब समझता हूँ। पत्नी, मन की लालसा मन में ही रह गई। यह अरमान लिए संसार से जाना पड़ेगा। भगवान की ऐसी इच्छा। तुम्हारी बातों से मुझे डर लगता है कि मेरी बच्ची का ना जाने क्या दशा होगा। मगर तुमसे मेरी अंतिम विनय यही है कि बिरादरी से बाहर ना जाना, नहीं तो परलोक में भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। यह शोक मेरी जान ले रहा है। हाय बच्ची पर ना जाने क्या विपत्ति आने वाली है। यह कहते ही मिसेस सिन्हा की आंखों से आंसू बहने लगे। मिस्टर सिन्हा ने उनको दिलासा देते हुए कहा, इतनी चिंता मत करो प्रिय, मेरा आशय केवल यह था कि ऐसे भाव में मेरे मन में आया करते हैं। बिरादरी के अन्याय से कलेजा चलनी हो गया है। पत्नी, बिरादरी को बुरा मत कहो। बिरादरी का डर ना हो तो आदमी ना जाने क्या क्या उत्पात करे। बिरादरी को बुरा ना कहो। कलेजे पे हाथ रखकर, यह बड़ा दर्द हो रहा है। यशोदानंद ने भी कोरा जवाब दे दिया, किसी करवट चैन नहीं आता, क्या करूं भगवान? सिन्हा, डॉक्टर को बुलाऊं? पत्नी, तुम्हारा जी चाहे तो बुला लो, लेकिन मैं बचूंगी नहीं। जरा तिब्बो को बुला लो, प्यार कर लूं। जी डूबा जा रहा है। मेरी बच्ची, हाय मेरी बच्ची। यह कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। क्या सचमुच हमारे समाज में न्याय बिकता है? क्या गरीब और सच्चा आदमी हमेशा कुचला जाएगा? और क्या अब भी मूक दर्शक बने रहेंगे हम? मुंशी प्रेमचंद्र ने दंड के जरिए हमें सिर्फ एक कहानी नहीं दी, बल्कि एक आईना दिया है, जिसमें हम अपनी व्यवस्था और अपनी संवेदना और अपनी जिम्मेदारियों को साफ देख सकते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताइएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।